हेलो एवरीवन। ये वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट, जो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है इसके बारे में। एग्जाम में इससे कभी कभी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, तो ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं। दो तीन टॉपिक है जो बस खाली हम लोग को समझना है कि बाई चांस अगर एग्जाम में थ्योरी हम लोग को अटेम्प्ट करना पड़ जाए तो एटलीस्ट हम लोग का पढ़ा हुआ रहे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है ये हम लोग को पता है, ये हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। देखो नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंस यहां पे वर्ड है मैनेजमेंट, यानी ऑब्वियस सा बात है कौन सा एक्टिविटी रहेगा, मैनेजरियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजरियल एक्टिविटी फाइनेंशियल एक्टिविटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजरियल एक्टिविटी जो क्या चीज से डील करता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कैसे प्लान करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे कंट्रोल करें। जरा जो मैनेजमेंट का आप लोग ज्ञान पढ़ते थे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एग्जैक्ट वही काम है। प्लान कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें, क्या चीज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। जनरली इसके अंदर में क्या आएगा, दो चीज। पहला, कहां से फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेकर आना है, और एक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ गया कहां उसको लगाना है। तो इसके अंदर में मेन आएगा दो चीज, कहां पे अक्वायर करें, कहां से फाइनेंस करें, क्या चीज को, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जिसके द्वारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो अचीव हो पाए। वो क्या है, वेट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शेयर होल्डर का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। डन। चलो एनीवेज ये हम लोग को ऑलरेडी पता था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है, पहला मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुल मिला के है चार। पहला, एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। इसका मतलब क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है कि मान लो एक बिजनेस शुरू करना है या प्रोजेक्ट शुरू करना है या कोई भी नया वेंचर शुरू करना है, तो पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा कि वो बिजनेस को या प्रोजेक्ट को शुरू करने में खर्चा क्या लगेगा। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो क्या है, एस्टिमेट करना कि भैया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड है कितना, क्या चीज में जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए। तो पहले तो देखो जानना पड़ेगा कि पैसा चाहिए कितना, उसके बाद तो पैसा लेकर आएंगे और पैसा लगाएंगे। तो पहला है कितना रुपया चाहिए। डन। अब जो अगला तीन फंक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन। क्या क्या जरा देखें। अब नेक्स्ट फंक्शन देखो क्या है, नेक्स्ट देखना क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड इसका मतलब क्या, मान लो पहला स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई किए, असेस किए, इवैल्यूएट किए कि मान लो एक बिजनेस को शुरू करना है, वेंचर को शुरू करना है, उसके लिए कितना लगेगा, मान लो 1000 करोड़। मान लो एक प्रोजेक्ट या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना लगने वाला है, 1000 करोड़। ये पहले हम लोग सबसे पहले असेस किए। ठीक। अब 1000 करोड़ भैया लगेगा, वो तो मुझे समझ में आया। अब अगला मेरे को यह जानना है कि रुपया अगर लगेगा तो रुपया कहां से लाए, इतना रुपया मेरे पास तो है नहीं। तो अब क्वेश्चन उठता है ये रुपया हम लोग कहां से लेकर आए, हम लोग को यह समझना है। बहुत सारा सोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन सा, जैसे कि इक्विटी शेयर, या पैसा लेकर आ सकते हैं प्रेफरेंस शेयर, या लेकर आ सकते हैं डेट, जिसमें डिवेंचर से पैसा रेज कर सकते हैं, या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। तो देखो बहुत सारा सोर्सेज अवेलेबल है जहां से हम लोग पैसा लेकर आ सकते हैं। तो ध्यान होगा ये वाला सेम चीज हम लोग पढ़े थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में एंड कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में। तो देखो हम लोग आराम से चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पहले पैसा प्रोक्योर करना है, इसके लिए आइडेंटिफाई किए क्या क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है, ये सब है।
अगला हम लोग डिटरमाइन करेंगे कितना कितना रुपया कहां से लेकर आए। टोटल में चाहिए 1000 करोड़। मान लो यहां से लेकर आने का सोचे हैं 500, यहां से लाने का सोचे हैं 300, यहां से 150, यहां से 50। यानी पहले आइडेंटिफाई कर क्या क्या सोर्स है, अगला किस रेशियो में लेकर आना है, और एक बार ये फाइनलाइजेशन हो जाए उसके पैसा रेस कर ले। उसके बाद क्या कर, पैसा को, फंड को रेस कर ले। ठीक, अब तुम लोग बोलेगा कि ये 500, 300, 150, 50 ही लेकर आना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो याद करो, इसी के लिए तो एक चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम क्या था, कैपिटल स्ट्रक्चर। जिस चैप्टर में हम लोग क्या चीज को डिसाइड करते थे कि कंपनी को पैसा रेस करना है। उसके पास 3-4 ऑप्शन है, वो किस ऑप्शन को ऑप्ट करे जहां से वो पैसा रेस करना चाहेगा। याद करो, इक्विटी से 50, प्रेफरेंस से 50, इक्विटी 50, डिवेंचर 50, इस तरह का हम लोग बनाते थे टेबल, जहां पे इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, लास्ट में ईपीएस निकालते थे, और जहां मैक्सिमम आया उसका ऑप्शन हम लोग बेस्ट मानते थे। तो एग्जैक्ट ये सेम काम क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का। तो आप लोग चाहो तो ऊपर लिख सकते हैं, ये कौन से चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डन। तो देखो, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में क्या है, ये सब पहले आइडेंटिफाई कर कहां से लाना है, दूसरा निकाल कितना लाना है, तीसरा फंड ले ले। डन। अब फंड कैन बी ऑब्टेन्ड और रेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, एग्जांपल इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। हाँ चल ठीक है, पता है, सिखा मत। इवेंचुअली ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी मिनिमम, ऑब्वियस सा बात है। हम लोग वहीं से पैसा लेकर आना चाहेंगे जहां मेरा टोटल कॉस्ट क्या लगेगा, कम से कम। पर सुनो, खाली कॉस्ट देखने से काम नहीं चलता, 3 फैक्टर देखना पड़ता है। 3, रिस्क, कंट्रोल एंड कॉस्ट। एग्जैक्ट ये बात लिखा हुआ है कि तीनों फैक्टर को देख, कॉस्ट, रिस्क एंड कंट्रोल। ठीक, अब तुम बोलेगा जरा इस बात को भी समझा दीजिए। समझाते हैं, सुनो। देखो, 3 ऑप्शन था, इक्विटी शेयर, अगला प्रेफरेंस शेयर, अगला डिबेंचर। 3 ऑप्शन है पैसा लाने का। तीनों के अंदर में रिस्क क्या है, या ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट, रिस्क एंड कंट्रोल। अब रहा बात कॉस्ट का, तो याद करना चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे कि इक्विटी वाले को जो मिलेगा वो क्या होता है, केई, प्रेफरेंस को मिलेगा केपी, डिबेंचर को मिलेगा केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। और सिंस इक्विटी शेयर होल्डर का मैक्सिमम रिस्क होता है, इसीलिए उसका डिजायर, ये एक्सपेक्टेशन भी मैक्सिमम रहता है, तो के क्या रहेगा, मैक्सिमम। और डिवेंचर होल्डर के कंपनी के अंदर में 1 पैसे का रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है, प्रॉफिट हो या लॉस उसको तो अपना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी उसका रिस्क ही नहीं है, तो उसका एक्सपेक्टेशन भी कम से कम होना चाहिए, तो केडी क्या रहेगा, मिनिमम। और केपी क्या रहेगा, बीच में, मॉडरेट। नॉर्मल बात। ये अगर खाली इतना सा के बेसिस पे देखे ना, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, खर्चा कम से कम करना। और मेरा खर्चा कम से कम कब होगा, जब हम लोग कहां से पूरा पैसा लेकर आ जाए, डिबेंचर। ठीक, तो यानी कॉस्ट के हिसाब से किसको प्रेफर कर, डिबेंचर और वेट। खाली कॉस्ट को देखने से काम नहीं चलता, 2 और फैक्टर है, वो क्या क्या है, रिस्क एंड कंट्रोल। रिस्क को देखते हैं, और जब यहां पे हम लोग बात करेंगे रिस्क का, तो ये हम लोग बात करेंगे कंपनी के व्यू पॉइंट से रिस्क, क्योंकि कहां से कितना पैसा रेज करना है, ये डिसीजन कौन लेने वाला है, कंपनी। और अगर ये डिसीजन कंपनी लेने वाला है, तो कंपनी अपने भी पॉइंट से सोचेगा कि यार मेरे को कहां से रेस करने में मेरा कितना रिस्क है। अब थोड़ा बुद्धि लगाओ, डिवेंचर से अगर ये पैसा रेस करता है तो इसका मैक्सिमम रिस्क है। क्यों, कारण क्या है, कंपनी इंटरेस्ट कमाए ना, सॉरी प्रॉफिट कमाए ना कमाए, उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो भयंकर रिस्क है। ये तो गला पकड़ के अपना पैसा लेकर जाएगा, भले आप कमाए या ना कमाए। इस मामले में पता है बेस्ट कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। लॉस आया वो कुछ नहीं मांगेगा, प्रॉफिट आया तब भी अपने मुंह से कुछ नहीं मांगेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इच्छा है तो दे, नहीं इच्छा है मत दे। यानी शॉर्ट, इक्विटी शेयर होल्डर के केस में रिस्क क्या रहेगा, मिनिमम, सबसे कम रिस्क रहेगा। प्रेफरेंस शेयर वापस से मॉडरेट,
प्रॉफिट आया तो मांगेगा, लॉस आया नहीं मांगेगा। तो जरा सोचो, अगर रिस्क के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी के लिए सबसे कम रिस्क कौन सा है इक्विटी के अंदर में, तो भैया बेस्ट है इक्विटी को ऑप्ट कर लो। अब तीसरा क्या आता है, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या, नया इक्विटी या नया प्रेफरेंस या नया डिवेंचर को इश्यू करने पे क्या एग्जिस्टिंग वालों का कंट्रोल डाइल्यूट होता है क्या। अब जरा सोचो, अगर नए इक्विटी शेयर से को इश्यू करके पैसा रेज करेंगे तो जो इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है वो लोग बड़े दुखी रहेंगे। कारण क्या, पहले 100 इक्विटी शेयर था, अब मान लो 20 और आया, तो पहले 100 के अंदर में स्टेक बढ़ता था, अब 100 की जगह 120 में बटेगा, तो हर एक जन का जो कंट्रोल है वो तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो नया इक्विटी शेयर रेज करने पे कंट्रोल डाइल्यूट होता है। अगला बात, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर का जनरली कोई कंट्रोल नहीं रहता, पर मान लो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड लगातार अरियर में आ जाए, तब उस केस में उनको कभी कभी वोटिंग राइट मिलता है, और वो सिर्फ वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में मिलेगा। रहा बात डिवेंचर, तो डिवेंचर का कभी कोई वोटिंग राइट नहीं होता। कारण क्या है, इसको तो अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, भले कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस उसको तो अपना मिलता रहेगा। यानी इस केस में डिवेंचर होल्डर का कभी भी कोई भी वोटिंग राइट नहीं रहता। पर अगर बाई चांस कभी कंपनी बहुत बड़ा पैसा रेस करता है लोन के द्वारा, बैंक से लोन लिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, या बहुत बड़ा अमाउंट डिवेंचर से रेस किया हुआ है, तब इस केस में जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक नॉमिनी डायरेक्टर को बिठा देता है। तो ऑब्वियस सा बात है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेगा तब उसका भी ओपिनियन आ गया, तो वहां जो उनका एग्जिस्टिंग कंट्रोल था वो थोड़ा डाइल्यूट होगा। कब, इन केस ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर। डन। तो ये था हमारा पहला फंक्शन, जो कौन सा था, फाइनेंसिंग फंक्शन, जो क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कहां कहां से पैसा रेज कर सकते हैं। तो इसको बहुत आराम से, बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग जाने कि हमारा पहला फंक्शन क्या है। तो क्या क्या बात याद रखना है, पहला, आइडेंटिफाई कर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर क्या क्या है। अगला, मिक्स यानी रेशियो निकाल, कहां कहां से कितना रुपया रेस करना है, उसके बाद पैसा रेस कर ले। और जब रेस करेंगे कहां कहां से कितना रुपया लेकर आना है, उससे में हम लोग 3 फैक्टर देखेंगे, पहला कॉस्ट क्या है, अगला रिस्क क्या है, अगला कंट्रोल क्या है। डन। तो ये था हमारा पहला फंक्शन, क्या नाम था, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसा प्रोक्योर करना है। तीसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन देखो क्या है, एक और एक कंपनी पैसा रेस कर लिया, अब पैसा रेस करने के बाद इसको पैसा कहीं पे लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सा बात है वो वहां पे यूज करना चाहेगा जहां पे वो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी कमा पाए, और ढंग से वो यूज करना चाहेगा ताकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट ना हो, एडवर्स वे में इंपैक्ट ना हो। तब इस केस में यहां पे वो क्या चीज का डिसीजन लेगा, कि एक बात तुम लोग समझने का कोशिश करो, जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड था ना, इसमें क्या डिसाइड करना है, इक्विटी से कितना ले, प्रेफरेंस से कितना ले, डिवेंचर से कितना ले। यानी शॉर्ट हम लोग यहां पे बात कर रहे थे पूरा का पूरा लाइबिलिटी साइड का। अब एक और पैसा आ गया, इस पैसे को कहीं पर लगाना है। अब ये पैसा कहां पर लगाना है, ये हम लोग बात करते हैं, जहां पे भी पैसा लगाएंगे वो मेरा असेट बन जाएगा। यानी शॉर्ट हम लोग ये बात करते हैं पूरा का पूरा असेट की व्यू पॉइंट से। और अब जरा सोचो, असेट के अंदर में क्या आएगा, दो चीज आएगा, एक रहेगा फिक्स असेट और दूसरा क्या रहेगा, करंट असेट। यानी पहले ही डिसाइड करेगा जो फिक्स असेट है, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका डिसीजन कैपिटल बजटिंग को यूज करते हुए हम लोग का पढ़ा हुआ है। और अगला, जो करंट एसेट में पैसा इन्वेस्ट होगा वो क्या चीज रहेगा, वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करते हुए, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। यानी शॉर्ट जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सारा फंक्शन था, हम लोग कोई ना कोई चैप्टर में कवर किए हैं। तो आप लोग चाहो तो यहां पास में लिख सकते हैं कि ये किस में कवर हो रहा है, एक कैपिटल बजटिंग, प्लस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट।
चलो ये था हमारा तीसरा फंक्शन। पहला क्या था, आइडेंटिफाई कर कितना रुपया चाहिए। अगला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अगला इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो देखो, प्रोक्योर कर लिए, यूज कर लिए, बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद मेरा हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा, और जो प्रॉफिट आएगा लास्ट में उससे क्या देना पड़ेगा, कुछ डिविडेंड। तो मेरा अगला जो डिसीजन है वो क्या चीज का है, डिविडेंड डिसीजन। और डिविडेंड डिसीजन में हमारा क्या चीज डिसाइड करना है कि फाइनली जितना आफेश अर्न किया गया, आप लोग बोलेंगे व्हाट इज आफेश, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग ईच एंड एवरी एक्सपेंस। यानी सेल में से माइनस किए सारा खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी आया, इंटरेस्ट ईबीटी आया, टैक्स ईएटी आया, प्रेफरेंस डिविडेंड आफेश आया। और जितना आफेश आया इसमें पूरा का पूरा अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर का। पर क्वेश्चन उठता है क्या पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में देगा, नहीं देगा। तब इस केस में अगले डिसीजन में मुझे क्या डिसाइड करना है, इस आफेश में कितना इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाए और कितना रिटेन किया जाए। इस तरीका से डिसीजन लेना है कि जिसके द्वारा जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो पाए। आप लोगों को याद होगा इसके लिए भी एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे जिसका नाम क्या था, डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन। याद करो, जहां पे वॉल्टर मॉडल था, गॉर्डन मॉडल था, मूडी क्लानी मिलर, ये सब था, ग्राहम डॉड, याद आ रहा होगा। तो ये था हमारा 4 फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, तो इफेक्टिवली सोचो ये पहला पेज हम लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं, कारण क्या, पूरा एफएम पढ़ने के बाद हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ये सारा का सारा चीज हम लोग पढ़ा करते थे। डन। तो ये था हमारा पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगर बाई चांस एग्जाम में पूछे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप लोग को पता होना चाहिए ये 4 फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला एस्टिमेट का रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, अगला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, तीसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और लास्ट में डिविडेंड डिसीजन। परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था, अगला फाइनेंसिंग डिसीजन था, एंड डिविडेंड डिसीजन था, क्या ये इंटर रिलेटेड है? तो आंसर है एकदम है। क्यों है, देखो, मेन 3 डिसीजन है वो हम लोग जाने, पहला इन्वेस्टमेंट, अगला फाइनेंसिंग, अगला डिविडेंड। ये सारा का सारा इंटर रिलेटेड है, कारण क्या, और ये तीनों डिसीजन लेने के समय हमारा फाइनेंस डायरेक्टर, हमारा फाइनेंस मैनेजर एक बात को एकदम क्लियर कट माइंडसेट में रखेगा कि कोई भी डिसीजन लेने की वजह से एक ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, वो क्या है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सोल अनडिस्प्यूटेड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। यानी जो 3 फंक्शन है वो तीनों फंक्शन को इस तरीके से कंडक्ट करेगा जिसके द्वारा जो हमारा शेयर होल्डर है उसका वेल्थ मैक्सिमाइज हो पाए। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ रहेगा, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये तीनों काम करेगा। कारण क्या है ना, इसका ज्वाइंट इंपैक्ट पड़ता है एक दूसरे पे। कारण क्या है, हैज टू कंसीडर द ज्वाइंट इंपैक्ट ऑफ दीज डिसीजंस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनीज शेयर। चलो ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है, कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है, फाइनेंसिंग में क्या होता है, कहां पैसा लगाना है, डिविडेंड में क्या होता है, कितना रिटेन करे, कितना डिविडेंड के फॉर्म में दे। अब ऐसा है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, जो हम लोग को पता है। अब आगे जितना भी आइटम लिखा है वापस पढ़ने मत बैठ जाना, वो एग्जैक्ट वही है जो ऑलरेडी हम लोग जस्ट पिछला पेज में पढ़े। फर्क क्या है, एग्जाम में अगर बाई चांस पूछे इंटर रिलेशनशिप है तो तीनों को समझाना, बाद में बोलना यस इंटर रिलेशनशिप है, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है, और ज्वाइंट डिसीजन ऐसे लेना है जिसके द्वारा जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसका वेल्थ मैक्सिमाइज हो पाए। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्या आया, केयरफुली असेस कर वेरियस प्रोजेक्ट थ्रू कैपिटल बजटिंग, हम लोग पढ़ा। एंड अगला था वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट में क्या लगाना है वो जाने। फाइनेंसिंग डिसीजन में वेरियस सोर्सेस क्या है, डिफरेंट इश्यूज क्या क्या रहेगा, जिसके अंदर में क्या रहेगा, कॉस्ट, रिस्क एंड कंट्रोल,
एक प्रॉपर बैलेंस रखता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का, एक सफिशिएंट लॉन्ग टर्म फंड चाहिए जिसके द्वारा लॉन्ग टर्म तो फाइनेंस हो, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग कैपिटल भी फाइनेंस हो जाए। तो ये सारा बात। डिविडेंड डिसीजन में क्या जानना है, कितना डिसीजन पे टू पे रहेगा या डिक्लेयर डिविडेंड, और कितना अपने पास रिटेन करना है। और इस तरीके से करेंगे जहां पे हम लोग एक ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालेंगे जिसके द्वारा शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। तो एनीवेज ये 2 पेज काफी सेम टाइप का था। पहला पेज पढ़ लिया मतलब दूसरा पेज ऑटोमेटिकली हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक और सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एग्जाम में देखो जनरली 3 क्वेश्चन ही आते हैं। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था, अगला ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, और तीसरा जो हम लोग अभी पढ़ेगा इसके बाद फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर या रूल ऑफ सीएफओ। बस छोटा सा चैप्टर है। देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में जनरली अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो वो 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर का वेल्थ या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। जैसे कि जस्ट 5 मिनट पहले चीख चीख के बोल रहा था कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है। पर एक और ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये दोनों में थोड़ा कंफ्लिक्ट है। ये दोनों में सुपीरियर ऑब्जेक्टिव कौन सा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्यों, ये हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है। देखो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ चले जाना तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक सिंपल मतलब कहां पैसा लगाओ जहां प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाए। फाइनेंसिंग में वहां से पैसा रेस कर जहां मेरा खर्चा कम हो, और डिविडेंड के अंदर में डिविडेंड दो ही मत, तभी तो प्रॉफिट मेरे पास मैक्सिमम पड़ा रहेगा। उस समय ऑब्जेक्टिव क्या चलता रहेगा कि भैया उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर। यानी इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग और डिविडेंड पॉलिसी का डिसीजन ऐसे लेंगे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या है कि मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया लेस वैल्यू ऑफ इनपुट क्या था। तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगा, जब आउटपुट एक्सीड्स इनपुट, आउटपुट ज्यादा है एज कंपेयर टू इनपुट। तब ये क्राइटेरिया के अंदर में एक सिंपल डिसीजन रहेगा कि वैसा ही प्रोजेक्ट को डिसाइड कर जो प्रॉफिटेबल रहे और बाकी सबको रिजेक्ट कर दे। पर सुनो एक बात, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम ये नहीं बोलेंगे खराब है, पर यहां पे कुछ कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स है जो हम लोग को पता होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे क्या, मेन 3। पहला क्या है, जो वर्ड प्रॉफिट है ना, जो वर्ड प्रॉफिट ये बड़ा एम्बिगुअस वर्ड है। अब प्रॉफिट का मतलब क्या है ना, अलग अलग क्या बोलते हैं एनालिस्ट लोग इसको अलग अलग तरीका से इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग के लिए प्रॉफिट रहेगा शॉर्ट टर्म, कुछ लोग के लिए रहेगा लॉन्ग टर्म। कुछ लोग प्रॉफिट को मानते हैं ईबीआईटी, कुछ लोग मानते हैं ईबीटी, कुछ लोग मानते हैं ईएटी, कुछ लोग मानते हैं आफेश। फिर प्रॉफिट एग्जैक्ट क्या होना चाहिए लोग को नहीं पता। यहां पे दो आदमी मिलेंगे, दोनों का अलग अलग व्यू पॉइंट आ जाएगा। तो जब एग्जैक्ट पता ही नहीं है यार कि प्रॉफिट का एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो इसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो ये बड़ा एम्बिगुअस वर्ड है। तो देखो प्रॉफिट क्या हो सकता है, मे बी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। प्रॉफिट क्या हो सकता है, आइदर ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या ईबीटी, या ईएटी, या आफेश। तो प्रॉफिट एग्जैक्ट क्या होता है ना, ये किसी को पता ही नहीं है। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले या ग्रॉस प्रॉफिट बोले या नेट प्रॉफिट बोले या कौन सा प्रॉफिट बोले, नहीं पता। एम्बिगुअस वर्ड है। तो जो चीज एम्बिगुअस है वो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है। अब कुछ लोग जब देखते हैं ये कंपनी कितना अच्छा है, कुछ लोग क्या निकालते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ लोग निकालते हैं रिटर्न ऑन टोटल एसेट, कुछ लोग निकालते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो सबका अलग अलग पैरामीटर्स है। तो अगर अलग अलग पैरामीटर्स है तो एक ढंग से प्रॉपर डिसीजन हम लोग कैसे ले पाएंगे, एक प्रॉपर बेंचमार्क ही नहीं है। तो यह वजह है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक वर्ड प्रॉफिट ही है ना, ये खुद ही में बड़ा एम्बिगुअस टर्म है। अच्छा बता, अगला इसमें झमेला क्या है, ये टाइमिंग ऑफ बेनिफिट को इग्नोर करता है। इसका मतलब क्या, इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल चीज है, जिसके बेस पे पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिल्डिंग खड़ा है,
उसी चीज को ये इग्नोर मार देता है। ये इग्नोर करता है, देखो लास्ट में लिखा हुआ होगा इसी में, फॉर डिसीजन मेकिंग इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट मनी हैज अ टाइम वैल्यू। अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट के अंदर में इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है, इग्नोर करता है, जो बड़ा खराब चीज है। कारण क्या है, प्रॉफिट में वो देखेगा जो पहला साल में प्रॉफिट आया मान लो 50 रुपया, सेकेंड ईयर में आया 60 रुपया, थर्ड ईयर में आया 70 रुपया। तो मान लो एक प्रोजेक्ट है ए, इसका पहला साल में 50 आया, सेकेंड ईयर में 60, तीसरे में 70। अगला है प्रोजेक्ट बी, मान लो उसमें पहला साल में 70 आया, अगले साल में 60, अगले साल में 50। तो जो अकाउंटेंट है ना, उससे पूछा जाए ए और बी में कौन बेटर, वो बोलेगा दोनों इक्वली अच्छा है। क्यों? इवेंचुअली तो देखो हम लोग 50 प्लस 60 प्लस 70 कमा रहे हैं, यानी इन शॉर्ट 180, और इधर भी 70 प्लस 60 प्लस 50 कमा रहे हैं, यानी इन शॉर्ट 180। पर भाई वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ईयर 1 में ये ज्यादा कमा के देता है, और ईयर 1 में जो ज्यादा कमा के दे रहा है उसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। टोटल में भले ही सेम है, पर भैया समय के बदलने के साथ पैसे का वैल्यू भी तो बदलता है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव में लोग इग्नोर करते हैं। तो अगला एक सीरियस लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट टाइमिंग ऑफ फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कारण क्या है, जो कैश फ्लो ओवर टाइम है ये कंसिडर करना बहुत जरूरी है अगर सही मायने में ढंग से डिसीजन लेना है। तो देखो ये चैप्टर अगर हम लोग पहला दिन पढ़ लेते हैं हम लोग कुछ समझ नहीं पाते। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है पता ही नहीं, कैपिटल वेटिंग क्या होता है पता ही नहीं। इसी वजह से सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग अगर ये पढ़ेंगे तो हम लोग आराम से इसको रिलेट कर पाएंगे। तो ये था हमारा पहला वर्ड एम्बिग्विटी। अगला क्या है, टाइमिंग ऑफ बेनिफिट। तीसरा सीरियस लिमिटेशन है, इट इग्नोर्स अनसर्टेनिटी। कारण क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैनेजरियल एक्टिविटी है यहां पे हर चीज एस्टिमेट करते हैं कि क्या किस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा लगेगा, वहां से क्या बेनिफिट आएगा। और जब ये एस्टिमेशन कर रहे हैं तो भैया एस्टिमेशन तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर का एस्टिमेट करना एग्जैक्ट कैसे मैच कर सकता है, यानी कुछ एलिमेंट ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी तो जरूर रहेगा। अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर में हम लोग इस चीज को कंसिडर नहीं करते। वहां पे हम लोग एक पैसे का वेटेज नहीं देते कि कितना अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, आगे जो फ्यूचर में बेनिफिट आने वाला है। अब जब इतना सारा लिमिटेशन है तो ये मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बन कैसे सकता है। तो देखो हम लोग क्या डिस्कस किए, पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, जहां तीनों डिसीजन को लेना है किस तरीका से, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट मैक्सिमम रहे। लोचा यह है कि इसके अंदर में 3 डिसएडवांटेज था, पहला एम्बिग्विटी, अगला क्या है टाइमिंग, तीसरा क्या है इग्नोर्स अनसर्टेनिटी। डन, यानी इन शॉर्ट इस ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग अपना मेन मान ले तो ये बड़ा इनअप्रोप्रिएट रहेगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो चलो खराब था ऑब्जेक्टिव। इससे काफी सुपीरियर ऑब्जेक्टिव क्या आता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। पहला क्वेश्चन उठता है वेल्थ का मतलब होता क्या है। वेल्थ का मतलब क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है इसका जो मार्केट में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसको मैक्सिमम करना है, इसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और ये काम कब होगा, कोई भी स्टेप जिसके द्वारा उस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ेगा वही वेल्थ को बढ़ा देगा। इसके अंदर में मार्केट प्राइस को बढ़ाना ऑब्जेक्टिव है। तो देखो क्वेश्चन उठता है ये कैसे होगा। अब देखो तुम लोग रिलेट कर पाएगा जब हम ये बात बोलेगा। ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो पाएगा, जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन कब रहेगा, जब हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमम कर दें। आप लोग बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, कैपिटल वेटिंग में पड़ा हुआ है। वो बिजनेस या वो प्रोजेक्ट कर जहां पे एनपीवी मैक्सिमम रहे आफ्टर कंसिडरिंग ऑल सॉर्ट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। याद करिए चैप्टर पढ़े थे रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल वेटिंग, उसमें यही तो बात था। जो रिस्क है उसको भी कंसिडर कर और उसके बाद डिसीजन ले। तो एनपीवी का मतलब क्या होता है, ये डिफरेंस है बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और
जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ले रहे हैं तो यहां पे देखो एम्बिग्विटी नहीं है, या एग्जैक्ट बोल दिया कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, प्रॉफिट का झमेले हटाया तो पहला लिमिटेशन खत्म। अगला जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो याद करो टाइम पीरियड 1 2 3 4 5 में जो आया सबको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते थे, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, यानी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको भी कंसिडर किया है। तीसरा, कैपिटल बजटिंग करने के दौरान हम लोग रिस्क एनालिसिस को लेते थे, तो यहां पे जो अनसर्टेनिटी को इग्नोर किया उसको ये कंसिडर किया। तो यही कारण है मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमेशा सुपीरियर ऑब्जेक्टिव है एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। डन, ब्यूटीफुल टॉपिक। अब देखो ये सेम चीज यहां पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, एनीवेज हमारा पढ़ा हुआ है, फटाफट देख लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना। हाँ चल ठीक है, सिखा मत। इसका कुछ एडवांटेज है, बड़ा इजी टू कैलकुलेट है, पीएल अकाउंट बनाना क्लास 11 के बच्चे को भी आता है, बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। फर्म का परफॉर्मेंस क्या है पता चल जाएगा, पता चलेगा रिसोर्सेज कैसे यूज कर रहा है। पर डिसएडवांटेज क्या था वो 3 जरूर याद रखना। एक और है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, अगला एम्बिग्विटी, अगला टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया, अगला रिस्क अनसर्टेनिटी को इग्नोर किया, पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट, अब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का डिसएडवांटेज है वही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एडवांटेज है। शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड इक्विटी शेयर होल्डर के वैल्यू को मैक्सिमम। एडवांटेज क्या है, जो उसका डिसएडवांटेज थे ना ये इसका एडवांटेज बन जाएगा। वो शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म। वो एम्बिग्विटी, वो एम्बिगुअस था, ये एम्बिगुअस नहीं है। वो रिस्क अनसर्टेनिटी को इग्नोर किया, ये कंसिडर किया। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया, ये कंसिडर किया। कैश फ्लो को विच इज मोर अप्रोप्रिएट दैन प्रॉफिट। डिसएडवांटेज क्या है, यहां पे क्लियर कट रिलेशनशिप समझ में नहीं आता कि कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन के लेने की वजह से एग्जैक्ट शेयर प्राइस क्या बढ़ता है, वो एग्जैक्ट रिलेशनशिप समझ में नहीं आता, कि इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। डन। यानी अगर बाई चांस कोई पूछे कि अल्टीमेटली दोनों में सुपीरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहले आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में शॉर्ट में लिखेंगे 3 डिसएडवांटेज, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में लिखेंगे वो 4 एडवांटेज। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इज अ सुपीरियर ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ड्यू टू, अब ड्यू टू वापस पढ़ने मत बैठ जाना, जो इसका एडवांटेज था वही उसका कारण है। कुछ कुछ एक दो और अच्छा बात सुन लो ना। ये सारे फ्यूचर कैश फ्लो, डिविडेंड, अर्निंग्स पर शेयर, रिस्क, हर चीज को कंसिडर किया, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस सबको कंसिडर नहीं करता था। नेक्स्ट, अब ऐसा है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एक सिंपल बात था, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा रखना है, यानी शेयर होल्डर को डिविडेंड मत दे। अगर दे दी तो मेरे लास्ट में, तो लास्ट में जो रिटेन अर्निंग्स है वो कम हो जाएगा, वो कम नहीं करना है। यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मे रिफ्रेन फ्रॉम डिविडेंड पेमेंट, पर शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में देखा जाएगा यार इसको रेगुलरली डिविडेंड देना जरूरी है, तभी तो खुश रहेगा, और जब वो खुश रहेगा तभी तो शेयर्स को परचेज करेगा, परचेज करेगा तभी तो वैल्यू या जो इसका प्राइस है वो बढ़ेगा। तो फर्म हमेशा चाहेगा शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, कैसे, बाय पेइंग रेगुलर डिविडेंड, जबकि प्रॉफिट वाला ना कर देगा। शेयर होल्डर कभी नहीं चाहेगा कि एक साल प्रॉफिट बढ़ जाए, वो हमेशा चाहेगा और लॉन्ग टर्म में उसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज रहे, तो ये हमेशा प्रेफर करेगा वेल्थ अगेंस्ट द जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। और असली में वेल्थ क्या होता है, मार्केट प्राइस, जो एनीवेज हम लोग डिसाइड किए और डिस्कस किए, और जो लास्ट में 3-4 एडवांटेज था, टाइमिंग को कंसिडर किया, रिस्क को कंसिडर किया, एम्बिग्विटी को इग्नोर किया। डन। तो देखो हम लोग का मेन 2 क्वेश्चन बना। पहला फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 4 फंक्शन था। पहला अमाउंट को एस्टिमेट करना है, दूसरा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, तीसरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फोर्थ डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट इंटर रिलेशनशिप में वही सेम बात आ गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सुपीरियर है वेल्थ, क्यों ये हम लोग जाने। वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन कब होगा, जब एनपीवी मैक्सिमम होगा, और जैसे एनपीवी को कंसिडर किए तो टाइम वैल्यू, रिस्क, अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी, सारा जो उसका डिसएडवांटेज था कंसिडर हो गया। ठीक है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज पढ़ना मत, खाली हेड पॉइंट्स देख कर जाना, अंदर में पूरा का पूरा अपने आप लिखना। और हेड पॉइंट्स में क्या आएगा, सोचो वही तो आएगा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव था, सॉरी फंक्शन था,
वही तो फाइनेंस मैनेजर को करना है। जो एफएम का फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, वही तो फाइनेंस मैनेजर को करना है। क्या करना है देखो, पहला एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट, ये बात वहां पे भी था पहला, कि कितना लॉन्ग टर्म चाहिए कितना शॉर्ट टर्म चाहिए, इस चीज को आज के दिन एस्टिमेट कर। अगला, एक बार ये हो गया, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर बना, यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मतलब क्या, कुल मिला के जितना रुपया लेकर आना है उसमें इक्विटी और डिबेंचर से कितना लेकर आना है, वो प्रोपोर्शन डिसाइड कर। नेक्स्ट, एक बार ये डिसाइड हो गया, उसके बाद फंड को एक्चुअल में रेस कर ले। तो याद करो, प्रोक्योरमेंट में एग्जैक्ट यही बात था, आफ्टर कंसिडरिंग रिस्क, कंट्रोल एंड कॉस्ट। अब एक बार ये हो गया, पैसा आया, उसके बाद पैसा को लगाना है, यूटिलाइजेशन। ये क्या है, एलोकेशन या यूटिलाइजेशन एक ही बात है। जो अलग अलग जगह से पैसा लेकर आया उसको लगाओ आफ्टर केयरफुल असेसमेंट ऑफ कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग करने के बाद। बता रहा है बात। नेक्स्ट, अब एक सेकंड रुक जाओ, पहले हम एक बार ये बताते हैं, डिविडेंड डिसीजन ये भी हमारा पड़ा हुआ है। तो देखो, जो चार वहां पे था वो तो एग्जैक्ट चार यहां पर आ गया। इसके अलावा दो तीन पॉइंट जो आपको और ध्यान रखना है, क्या है, अगला पॉइंट क्या है, प्रॉफिट प्लानिंग। यानी जब वो डिसीजन लेगा ना, तो उसको हर एरिया का डिसीजन लेना है कि क्या प्राइस रखे, कितना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बेचे, कौन से प्रोडक्ट लाइन में डील करे, किसको रिप्लेस कर दे, कौन सा नया प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करे, किसको डिसकंटिन्यू कर दे, ये सारा डिसीजन। अगला एक सुपर इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल मार्केट का ढंग से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जबरदस्त। कैपिटल मार्केट मतलब क्या, वो मार्केट जहां पे इक्विटी शेयर है वो ट्रेड होता है। अब जहां पे इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहा है और देखो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस मैक्सिमम करना, तो यह फाइनेंस मैनेजर को, डायरेक्टर को ये तो पता होना चाहिए कि कैपिटल मार्केट ऑपरेट होता कैसे है, उसमें कौन सा डिसीजन लेने की वजह से कैसा इंपैक्ट पड़ता है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, वो सारा का सारा उसको पता होना चाहिए हर एक डिसीजन लेने के पहले। तो एक्सपेक्टेड टू हैव साउंड नॉलेज ऑफ कैपिटल मार्केट, जहां पे ट्रेड हो रहा है, उसको पता होना चाहिए कितना रिस्क इन्वॉल्व है इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन लेने में। अगला, रिक्वायर्ड रिटर्न को मेजर करेगा, जिस प्रोजेक्ट में रिटर्न इज मोर देन इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट करेगा। एनीवेज ये पता है। अगला कुछ कैश मैनेजमेंट, ये सब जो एनीवेज आप लोगों को पता है। तो देखो 10 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, 5-6 पॉइंट, जिसमें 4 पॉइंट तो एनीवेज हम लोग का पुराना वाला ही आ गया, और इसके अलावा कैपिटल मार्केट आ गया, कैश मैनेजमेंट आ गया, प्रॉफिट वाला आ गया। तो आई थिंक 7-8 पॉइंट काफी है। ओके, नेक्स्ट था, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, परवेसिव नेचर ऑफ फाइनेंस फंक्शन। क्वेश्चन होता है जो फाइनेंस का डिसीजन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये नहीं बोल सकते कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट खाली कॉमर्स वालों के लिए है, या खाली अकाउंटिंग फील्ड के लिए, या खाली फाइनेंस रिलेटेड फील्ड के लिए है। ये परवेसिव है। परवेसिव का मतलब ये हर जगह है। फाइनेंस को बोला जाता है लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ब्लड सर्कुलेशन जहां पे बंद हो जाएगा, वो पार्ट कोई काम का नहीं है। सिमिलरली जहां पे जो भी एक कंपनी के अंदर में इतना सारा फंक्शन है, जिस भी फंक्शन में फाइनेंस नहीं पहुंचेगा, वो फंक्शन काम का नहीं है। यानी लगातार प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है, जैसे ह्यूमन बॉडी को, वैसे फाइनेंस को ढंग से मैनेज करना जरूरी है हर एक फंक्शन में। फाइनेंस एकमात्र चीज है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन को आपस में बाइंड करके रखता है। फाइनेंस का हर एक फंक्शन के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे कि किसमें, आप लोग जरा देख लो किसमें, फाइनेंस का रिलेशनशिप है प्रोडक्शन के साथ। प्रोडक्शन के साथ अब जरा सोचो, प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आदमी लोग, जो जनरली इंजीनियर्स रहेगा, जो स्किल्ड वाले लोग हैं। और फाइनेंस जनरली कौन करेगा, कॉमर्स वाले लोग। तो एक भैया साइंस का, एक कॉमर्स का है, तुम बोलेगा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। कैसे, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, चलो ये तो पता है प्रोडक्शन करना है, और यार उसको कितना स्टॉक लेवल रखना है, कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना है, कब पुरानी मशीन को नई मशीन के साथ रिप्लेस करना है, खुद बनाए या बाय करे, मेक और बाय डिसीजन, ये सारा डिसीजन वो थोड़ी ले पाएगा। यानी ये सारा डिसीजन प्रोडक्शन वाले का है, पढ़ लेगा कौन, फाइनेंस वाला। तो देखो फाइनेंस वाला का प्रोडक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप हुआ, कितना इन्वेंट्री में रखना है, याद करो मटेरियल
मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल जो पढ़े, स्टॉक लेवल क्या रहेगा, परचेज पॉलिसी क्या रहेगा, ओल्ड मशीन को नई मशीन के साथ रिप्लेस करना है या मेक और बाय, ये सारा का सारा डिसीजन फाइनेंस वाला लेगा। ऑल्दो ये काम किसका है, प्रोडक्शन का। नेक्स्ट, फाइनेंस का एक और बहुत ही गहरा रिश्ता है मार्केटिंग के साथ। जनरली मार्केटिंग एक बड़ा स्पेशलाइज्ड फील्ड है। जो लोग एमबीए इन मार्केटिंग करते हैं या मार्केटिंग रिलेटेड कोई कोर्स करते हैं, वो लोग उसके अंदर में प्रॉपर्ली जाते हैं, और उनका हर एक डिसीजन में वापस से फाइनेंस वाले को इन्वॉल्व करना जरूरी है, कि जो फाइनेंशियल एंगल है वो तो फाइनेंस वाले से अच्छा कौन समझ सकता है। तुम लोगों ने यहां पे क्या डिसीजन है, यहां पे डिसीजन क्या रहेगा, जैसे कि जो एडवर्टीजमेंट करना है, सेल्स प्रमोशन करना है, एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन करने की वजह से सेल्स में कितना बढ़ोतरी होगा, तो बेनिफिट ज्यादा या कॉस्ट ज्यादा है, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फाइनेंस करेगा। अगला, कस्टमर को क्रेडिट पीरियड अगर ज्यादा देंगे या मान लो कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट देंगे, तब इस केस में क्या हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये डिसीजन, ये इंपैक्ट कौन निकालेगा, फाइनेंस वाला। तो मार्केटिंग में क्या, सेल्स प्रमोशन पॉलिसी, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ये सब कुछ विदाउट फंड थोड़ी हो पाएगा। सिमिलरली कितना क्रेडिट देना है, सेल्स प्राइस चेंज करे या ना करे, एडिशनल क्वांटिटी दे या ना दे, ये सारे का फाइनेंशियल इंपैक्ट कौन निकालता है, फाइनेंस। लास्ट बात, फाइनेंस एंड पर्सनल। आप लोग बोलेंगे पर्सनल मतलब कौन, एचआर। फाइनेंस एंड पर्सनल, फाइनेंस एंड पर्सनल, पर्सनल में कौन आएगा, एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट रिलेटेड बहुत सारा काम हम लोग करते थे, फाइनेंस वाला करते हैं। किस तरह का, जैसे जब स्टाफ को रिक्रूट करना है, जब मान लो लोगों को निकाल देना है, या स्वेट इक्विटी शेयर देना है, या ग्रेचुइटी देना है, या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम देना है, या पे पैकेजेस देना है, ये सब का फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ता है। कितना इंक्रीमेंट देना है, इससे कितना फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ेगा, कितना बोनस देना है, इससे कितना फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारा कैलकुलेशन कौन करता है, फाइनेंस वाला। तो इसीलिए बोलते हैं फाइनेंस एक परवेसिव फंक्शन है, जो हर एक फंक्शन को इफेक्ट करता है, और ये कॉमन है जो सबको एक साथ में बाइंड करता है। डन? चलो लोग चलते हैं, हमारा आखिरी टॉपिक, उसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। क्या है, रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ। देखो तुम लोग को ना एक रिक्वेस्ट है, एग्जाम में एक टर्म में मुझे याद नहीं वो टर्म कौन सा था, रोल ऑफ सीएफओ आया था, और मैक्सिमम लोग रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर लिख के आ गए। फाइनेंस मैनेजर का वही सेम रोल था, एस्टिमेट कर फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, डिविडेंड डिसीजन, इसके अलावा कैश मैनेजमेंट या प्रॉफिट का प्लानिंग, ये सारा बात था। कैपिटल मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, पर सीएफओ का फंक्शन थोड़ा अलग होता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टॉप में भैया, टॉप पे। सीएफओ का फंक्शन थोड़ा सा अलग रहता है, तो फंक्शन क्या अलग रहता है, ये जो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है ना, ये आप लोगों को समझ रहा है। तो चलिए बोलिए, हम लोग समझते हैं। देखो, एक जमाने में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ओरल कंट्रोलर था, हर चीज को कंट्रोल करता था, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा इसका रोल चेंज हो गया। अब ये कंट्रोलर नहीं है, ये क्या हो गया, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब क्या होता है, वो चीज, वो करना, वो कार्य करना, वो एक्टिविटी करना जिसके द्वारा बिजनेस एक्टिविटी आराम से हो पाए, स्मूथली फंक्शन हो पाए, उसको इस तरीका से सिस्टम कंट्रोल सेट करना है रादर देन कंट्रोल करना है। कंट्रोल मैंने क्या करेगा कोई और, हम खाली देखेंगे। यहां देखना नहीं है भाई, तेरे को खुद करना है, उस तरीके से करना है कि बाकी लोग आराम से इजीली काम कर पाए। तो सीएफओ का रोल धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। सीएफओ का रोल पहले था कंट्रोलर का, अब क्या हो गया है, फैसिलिटेटर। नेक्स्ट बात, सीएफओ पहले हम जैसा बताया, पहले वो खाली सुपरवाइज करता था, और आज के दिन एज अ लीडर इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आप लोग पढ़े हुए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ढंग से एनालाइज करके डिसीजन लेना पड़ेगा। अगला, ढंग से कैश आउटफ्लो क्या होगा उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो जो एग्जीक्यूशन रिलेटेड टास्क है, जो ऑर्गेनाइजर वाला काम है, वो भी इसको आज के लाइफ में करना जरूरी है। तो हिमसेल्फ टू अ फ्रंट एंड ऑर्गेनाइजर एंड लीडर, जो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सब में है। तो देखो,
ऑपरेशन टू स्ट्रेटेजिक लेवल, यहां पे उसका रूल वेरी कर रहा है। चलो कुछ कुछ ज्ञान क्या बात है, मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए। हाँ चल ठीक है, सिखा मत। अब इवेंचुअली देखो प्रोक्योरमेंट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये तो करना ही है। चलिए जो फाइनेंस मैनेजर के लिए सबसे पहला 3-4 फंक्शन था वो इसके लिए एकदम लास्ट में है। इसके अलावा और अदर फंक्शंस में क्या क्या है, अब आप लोग को ये नहीं पढ़ना, ये एग्जैक्ट वही है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए। क्या कहां से कितना फंड लेकर आना है, यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कहां पे कितना पैसा लगाना है, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़े थे, वर्किंग कैपिटल पढ़े हैं, कैपिटल वेटिंग पढ़े हैं, ठीक है ना। ये था रूल ऑफ सीएफओ। एक छोटा सा टॉपिक, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। देखो ऐसा है, ये लास्ट बात हम लोग का, एक कंपनी में ना बहुत सारा फैक्टर रहता है, जैसे कि जो फिनिश गुड्स या जो मेरा सर्विसेज उसका प्राइस क्या रखे, उसका डिमांड क्या है, जो इनपुट हम यूज करता है इसका रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है, लेबर का प्राइस क्या है, अदर ओवरहेड का प्राइस क्या है, और ये लगातार बहुत जल्दी, आज इतना डायनेमिक एनवायरनमेंट है, बहुत जल्दी चेंज होते रहता है। नेक्स्ट, डेट से पैसा लेना पड़ता है, तो ये अगर डिवेंचर से, बहुत ज्यादा डिवेंचर से इश्यू करके पैसा ले रहे हैं तो जबरदस्त इंटरेस्ट लगेगा। तो कुछ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आया, कुछ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आया। ये दोनों फिक्स कॉस्ट एक तरह का लेवरेज की तरह काम करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा जो क्रेडिटर लोग हैं, ये लोग भी हमेशा प्रेशर डालता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में कि हम लोग को टाइमली पेमेंट करो। जो वर्कर्स लोग हैं, इनका भी हमेशा प्रेशर रहेगा कि महीना खत्म, हम लोग अपना पेमेंट करो। बाय एनी चांस अगर कैश इन्फ्लो सफिशिएंट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है ये सब ऑब्लिगेशन को पूरा करने में, तब लॉन्ग टर्म में उसको अपने एसेट को बेचना पड़ सकता है, और लॉन्ग टर्म में उसको अपने प्राइस को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना पड़ सकता है। उस समय इसके लिए सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो डिस्ट्रेस में आ जाएगा, और अगर ये लंबे समय तक चल गया तब इंसॉल्वेंसी होने का भी चांस बनेगा। तो इस चीज को भी ढंग से मैनेज करना हमारे सीएफओ का एक फंक्शन है। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी के अंदर में यही सारा बात था। और डेट के बारे में देखो बात किया हुआ है, हाई डेट से हाई इंटरेस्ट आएगा, कैश इन्फ्लो अगर सफिशिएंट नहीं हुआ तो प्रेशर होगा, क्रेडिटर हमेशा स्ट्रेस में डालेगा, अगर ये लॉन्ग टर्म तक चल गया तो उसको अपने असेट को बेचना पड़ सकता है, प्राइस कम करना पड़ सकता है। तो ये इन शॉर्ट एक छोटा सा कंसेप्ट था फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चैप्टर से कभी कभी थ्योरी पूछता है, मेन फंक्शन या प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर, अगला रूल ऑफ सीएफओ, और ये दो मिसलेनियस टॉपिक था परवेसिव वाला, अलग अलग प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। डन, थैंक यू।